हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो पिछली बार हमने बात की थी संविधान और उसके प्रकार के बारे में, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में संविधान, उसके प्रकार को समझा, उसके महत्व को समझा और संविधान को कुछ टर्म तक हमने काफ़ी हद तक समझ लिया। शायद मेरे ख्याल से आप सभी का वो टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम शासन की प्रकार के बारे में, कि जो शासन है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इस बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इससे वो टर्म क्लियर हो जाएंगे जो संविधान समझते समय हमें फ़ायदा देंगे, ठीक है। वो टॉपिक्स हमारे कुछ हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि किसी भी जब राजनीति विज्ञान की हम बात करते हैं, वो उत्पत्ति हुई राज्य की उत्पत्ति से। जब राज्य बना, जब भी उनमें संघर्ष आरंभ हुआ, जनसंघर्ष उनके व्यक्ति के बीच में, और उसी से एक शासन व्यवस्था डेवलप हुई। और उसी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या लिखा गया भैया? संविधान लिखा गया। सबसे पहले राज्य समझिए, कई बार पूछ लेता है। आधुनिक संदर्भ में गार्नर ने राज्य के 4 तत्वों को माना है। वो 4 तत्व कौन कौन से, जरा उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले भी हमारा वो है राज्य क्षेत्र या भूभाग भी कह देते हैं हम इसे, या हम इसे कह देते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्र भी कह सकते हैं, खाली बस बात है कि आपकी। दूसरा माना जाता है जनसंख्या। तीसरा संप्रभुता। चौथा मान जाता है सरकार या शासन भी आप कह सकते हैं इसे। इन 4 तत्वों को राज्य के लिए अनिवार्य बता है। यदि इन चारों में से एक ही तत्व ना हो तो आप राज्य की कल्पना नहीं कर सकते किसी भी स्टेट की। अब यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन आती है। जो राज्य शब्द है, राजनीति विज्ञान में से जो राज्य शब्द आता है वो आता है देश के लिए, ठीक है। जैसे भारत भी एक राज्य है। भारत की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए कहीं भी देश शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो भारत भी क्या एक राज्य है। तो राज्य का जो मतलब होता है वो होता है देश। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे उसके लिए, ठीक है। क्योंकि पहले राज्य महाराजा के राज्य होते थे, देश तो नहीं होते थे उनके, तो ये शब्द वहीं से ही लिया गया है। राज्य शब्द उठ के चला आता गया, देश आधुनिक संदर्भ में कहने लग गए लोग। तो ये चीजें समझिए आप जरा। सबसे पहले किसी भी राज्य को बनाने के लिए आपका उसके पास में राज्य क्षेत्र होना चाहिए। आपके पास में एक एरिया होना चाहिए जिसमें वो आप बनाना चाहते हैं, एक सीमा होनी चाहिए उसके पास में एक। फिर उसके लिए फिर बाद में आपको उसके अंदर एक जनसंख्या भी, निवास करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। देखिए, जैसे कि मैं कहता हूं आपसे कि भारत को भारत क्या बनाता है, तो भारत को जो भारत बनाता है उसका क्षेत्रफल नहीं, भारत को भारत बनाता है हम भारतीय लोग, हम उसके नागरिक। तो किसी भी देश के नागरिक या किसी भी राज्य के नागरिक उससे ही पूर्ण करते हैं, ठीक है। तीसरी संप्रभुता, सोवर्निटी। तो जो संप्रभुता है, समझिए, यदि कोई भी देश या कोई भी राज्य अपने आंतरिक निर्णय या बाहर निर्णय लेने में सक्षम हो, आंतरिक निर्णय भी लेता हो वो अपने, और कैसे निर्णय लेता हो? बाहर निर्णय भी। आंतरिक मतलब कि आंतरिक मामलों के, और बाहर मतलब बाहरी मामलों के भी निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। वो किसी के दबाव में आकर नहीं ले रहा, वो अपनी मर्जी से ले रहा है। तो हम कहते हैं वो देश क्या है भैया? संप्रभु है। जैसे कि इससे पहले देखिए, जब ब्रिटिश भारत था, अब ब्रिटिश भारत जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ ये उस क्षेत्रफल के लिए कर रहा हूँ जो क्षेत्रफल ब्रिटिश के अधीन था उस समय में, उसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था, ठीक है। तो जो वो फैसले लेता था वो भारत अपनी मर्जी से नहीं लेता था। उसके लिए ब्रिटेन से कायदे कानून या नियम तय होकर आते थे। यहाँ के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद उसके नियम और कानून तय करती थी। तो वो संप्रभु नहीं है अपने आप में, ठीक है। तो संप्रभु, यदि कोई व्यक्ति संप्रभु है तो वो मानसिक रूप से भी किसी प्रेशराइज में नहीं आएगा किसी व्यक्ति के, ठीक है। यदि मान लीजिए आप ही हैं और आप खुश हैं तो उसमें खुश रहने की वजह आप स्वयं हो, और आप दुखी हैं तो दुखी रहने की वजह भी आप स्वयं हो। किसी अन्य व्यक्ति के प्रति या अन्य व्यक्ति के प्रति आकर्षण भी मन में जो उत्पन्न होता है
और उसके प्रति दबाव में आकर जो फैसले लिए जाते हैं वो भी संप्रभुता की निशानी नहीं है। तो आम व्यक्ति के लिए संप्रभुता ऐसे समझिए आसान तरीके से, यदि जब तुम मन से भी आजाद हो अपने, तो उसे कहते हैं संप्रभु होना। ठीक है, अब आजाद हैं आप अपने मन से भी। ऐसा ना हो कि आपको 4 लोग रोक रहे हो, इन बातों में टोक रहे हो या फिर किसी चीज में टोक रहे हो, तो फिर आप उससे फैसला ना ले पाए, तो आप वहां पे संप्रभु नहीं है। ठीक है, आपने उनके दबाव में आकर नहीं लिया कुछ फैसला। मगर यहाँ पर देश की बात चली, देश अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने में स्वयं सक्षम हो, तो यही संप्रभुता कहलाती है। परिभाषा है राजनीति विज्ञान के अनुसार संप्रभुता की। अब क्या ये वास्तव में ऐसा ही है? तो राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति विज्ञान। तो हम बात करें जरा अंतरराष्ट्रीय राजनीति विज्ञान, देखिए जरा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति समझिए, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पूरे विश्व के लिए व्यवस्था है। ठीक है, वो किसी स्टेट के लिए नहीं है। 2 स्टेटों के मध्य, 2 देशों के मध्य जो है उससे संबंध देखने को मिलते हैं, मगर वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं पूरे विश्व पर ही। देखिए, अब जो 2 मिनट मेरी बात सुनिए, समझिए पहले से। ठीक है, यदि कोई भी देश कुछ देखिए, इस दुनिया में संगठन बने हुए हैं बड़े बड़े, कुछ देख रेख के लिए, मानवता कल्याण के लिए, और भी उनके अलग अलग लक्ष्य हैं। तो लगभग सभी के सेम होते हैं, जैसे कि यूएन हुआ आपका, सार्क, आसियान, तो इतने हो गए आपके भैया ये कुछ हद तक। तो ये संगठन जो है ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही तो हैं। यदि कोई भी देश अपने फैसले लेना चाहता है और वह किसी संगठन का सदस्य है, तो संगठन के बाकी सब सदस्यों की सहमति भी, देखिए आंतरिक में नहीं होती बात, बाह्य फैसले में, बाह्य फैसले लेना चाहता है तो संगठन के अन्य सदस्य देशों की सहमति भी उसे लेनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि अन्य देशों की सहमति न मिलने के कारण वो अपने बाह्य फैसलों को लागू नहीं कर पाता। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कोई भी देश पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है, क्योंकि जो अन्य देश हैं या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इनकी नीतियां कहीं ना कहीं से प्रभावित करती हैं बाह्य फैसले अपनी मर्जी के अनुसार लेने पर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये है, जबकि उसमें ये है। ठीक है, परिभाषा वही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ऐसा होता है। अब सरकार या शासन, सरकार या शासन, अब जब ये सब चीजें हमारे पास होंगी, राज्य क्षेत्र हमारे पास एजेंसी उसके अंदर रह रही है, और संप्रभुता मतलब कि अपने बाह्य आंतरिक फैसले खुद ले सकते हैं हम, तो हमें सरकार की भी जरूरत होगी। जब हमारा राज्य क्या बनेगा पूरा, जो सरकार इसलिए चाहिए जो हमारे देश की शासन व्यवस्था को पूर्ण रूप से संचालित कर सके। जब पूर्ण रूप से संचालित करेगी जब तो वो शासन व्यवस्था वहां की सही मान जाएगी। सरकार भी इसके चौथे अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। समझे यहाँ तक? तो ये था आपका राज्य के, मैंने 4 तत्व बताए आप सभी को, आशा करता हूँ समझ में आए होंगे। तो अब बात करते हैं हम शासन के प्रकार के बारे में, शासन के प्रकार के बारे में। तो अलग अलग टाइप में हम शासन की बात करेंगे। जैसे कि पहला प्रकार हम पढ़ेंगे संख्या के आधार पर, जो दूसरी टाइप है हमारे भैया वो हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के मध्य संबंध के अनुसार। तो तीसरी प्रकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, तीसरी बार है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियां। दिख रहा है भैया इधर को? दिख रहा है इधर को? नहीं दिख रहा भैया? ठीक है, शक्तियां। तो संख्या के आधार पर जो शासन के प्रकार बताए गए हैं वो बताए गए हैं आपके भैया। देखिए सबसे पहले होता है भैया उसमें राजतंत्र, मुख्य बता देता हूं आपको। राजतंत्र मोनार्ची। दूसरा होता है इसके अंदर भैया कुलीन तंत्र।
तीसरा जो होता है इसके अंदर उसे बोलते हैं प्रजातंत्र। यही आधुनिक संदर्भ है किसका भैया? लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का। ठीक है। अब व्यवस्था के आधार पर भी दो प्रकार के, एक संशोधनात्मक शासन प्रणाली, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली। इसके अंदर भी हमारे दो प्रकार के हो गए, एकात्मक शासन व्यवस्था, दूसरा संघात्मक शासन व्यवस्था। तो ये है हमारे शासन के प्रकार, राज्य संख्या के आधार पर, व्यवस्था कार्यपालिका के आधार पर, केंद्र राज्यों के संघ। हालांकि इसमें कुछ टर्म्स और हैं, मैं आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं हम किसी भी राजतंत्र को, उठाते हैं राजतंत्र, उसके बारे में जानते हैं क्या होता है। तो वह शासन व्यवस्था जिसमें शासन का संचालन राजा द्वारा किया जाता हो, किसी राजा द्वारा किया जाता हो, तो हम उसे कहते हैं कि वहां पर क्या है भैया? आपका राजतंत्र है। तो इसमें जो संचालन होगा वो किसके द्वारा होगा भैया? राजा द्वारा होता है। हालांकि राजा अकेला तो कर नहीं सकता, तो राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद भी होती है इसके पास में। अब मंत्री परिषद में भी आप ये समझ लीजिए विभाग की प्रणाली अप्लाई होती है। अब विभाग की प्रणाली क्या है? जैसे वर्तमान समय में विभाग बटे हुए हैं, कृषि विभाग अलग है, शिक्षा विभाग अलग है, इकोनॉमी विभाग अलग है। तो इसी तरीके से प्राचीन समय में विभाग बटे होते थे, सेना विभाग अलग हो जाता था, बहुत सारे विभाग अलग अलग होते थे। तो उसी के आधार पर क्या होता था? शासन, और हर विभाग का एक प्रमुख होता था, किसी कोई ना कोई मंत्री हर विभाग का एक प्रमुख होता था, तो उसी के आधार पर संचालन होता था। ठीक है जी भैया, ये होती है आपकी कौन सी प्रणाली? राजतंत्र। इसमें जो राजा होता है आपका भैया, वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत में भी आपका ज्येष्ठता का सिद्धांत रखता है। आपका ज्येष्ठता का सिद्धांत मान लीजिए मैं राजा हूं, या कोई भी व्यक्ति जो राजा है उसकी 4 संतान है, तो 4 संतान में भी जो सबसे बड़ी संतान होगी उसे ही राज्य की बागडोर संभालने का मौका मिलेगा। मगर कई बार इसके अपवाद भी देखने को मिले हैं कि जब बड़ा व्यक्ति या बड़ा लड़का राजा का वो सक्षम ना हो राज्य संचालन में, तो छोटे बच्चे को भी, उसके छोटे बेटे को भी राज्य संचालन बागडोर मिलते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि या चारों बेटों में से प्रजा द्वारा एक राजा चुन लिया जाता है। ठीक है। जैसे कि बाहुबली फिल्म में भी आपने देखा होगा, उसका हाथ अपाइज होने के कारण उसके दूसरे बेटे को चुन लिया, जब वो उसका हाथ अपाइज होता है उसके पिताजी का, तो दूसरे को चुन लिया जाता है। तो जब शासन में संबंध ना, मतलब कि वो उसका नियम अनुसार, नीति के अनुसार भी जनता भी चुनाव कर सकती थी, कि एक जगह ऐसा देखा गया अपवाद होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी शासन जो शक्ति होती थी, प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्ति भी सबसे बड़ी वो होती थी राजा के पास में। राजा के पास ही सभी तत्व होते थे। ठीक है। राजा सभी अपने आप में शक्तियां ग्रहण करे हुए था, अपने आप ही सब कुछ देखता था वो। ठीक है जी। अब बिटाने दे भी, अब राजतंत्र क्लियर हो गया यहाँ पे। अब समझते हैं कुलीन तंत्र को हम।
जो आपका कुलीन तंत्र है उसे समझिए थोड़ा सा बाद में। जो कुलीन तंत्र है वहां पर जहां पर शासन व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर, एक प्रमुख ना होकर उसका कोई भी, उसकी शासन व्यवस्था कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाई जाए, ठीक है, कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाई जाए, उसे क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र। इससे मिलता जुलता एक और शब्द भी होता है हमारे, एक धनिक तंत्र। जब शासन संचालन सभी व्यवस्था किसी धनवान व्यक्ति के हाथ में हो, पूंजीपति व्यक्ति के हाथ में, तो उसे कहते हैं हम धनिक तंत्र, ठीक है। तो जैसे इंग्लैंड में हमें एक बार धनिक तंत्र देखने को मिला था। वहां पर आप देखते हैं जो उच्च सदन है वहां पर सभी पूंजीपति बैठते थे, पहले समय में व्यापारी लोग बैठते थे, तो वहां पर धनिक तंत्र का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो कुलीन तंत्र क्या होगा, जहां शासन व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर कुछ व्यक्तियों के हाथों में शासन व्यवस्था हो, उसे कहते हैं कुलीन तंत्र। और धनिक तंत्र कुछ धनिक व्यक्तियों के हाथ में। तीसरा आता है हमारा टर्म प्रजातंत्र। प्रजातंत्र वर्तमान संदर्भ में लोकतंत्र। अब इस संदर्भ में जो परिभाषा है वो इब्राहिम लिंकन की परिभाषा सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, ठीक है। जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। मगर यह परिभाषा क्या पूर्ण रूप से लोकतंत्र को परिभाषित करती है? क्या ये लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता शासन करेगी, जनता के लिए करेगी, जनता द्वारा होगा? चलिए कुछ तथ्य सही है, मतलब परिभाषा सही है, मगर लोकतंत्र को हमें समझना पड़ेगा लोकतंत्र है क्या। तो लोकतंत्र जो संविधान की प्रस्तावना आपको पढ़ाई जाएगी, उसमें जब लोकतंत्र टर्म आएगा तो आपको लोकतंत्र पूरा समझा दिया जाएगा। कुछ हद तक यहाँ भी बात कर लेते हैं प्रजातंत्र के ऊपर। तो सबसे आज दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में चलने वाली व्यवस्था है लोकतंत्र, ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यवस्था या सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में, यही लोकतंत्र है। बस कुछ ही ऐसे देश होंगे जहां पर लोकतंत्र ना हो, शायद कुछ हो, एक या दो हो, मगर मेरे ख्याल सभी में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। दूसरी इसके, मगर इसके आलोचक भी हैं, ऐसी बात नहीं आलोचक हैं इसके आलोचक जो होते हैं वो इसे भीड़ तंत्र कहते हैं। जो प्राचीन समय में आलोचक थे, जैसे कि अरस्तु हुआ, सुकरात हुआ, मूर्ख को शासन भी कहा जाता था इसे कई बार। लोकतंत्र को प्राचीन जो आलोचक थे, जिससे हिटलर से जब पूछा गया लोकतंत्र आपकी नजरों में कैसी शासन व्यवस्था है, क्योंकि हिटलर एक तानाशाह था, तो इसलिए इसके खिलाफ तो हो गई होगा। तो उसने क्या किया, उसने एक बर्ड लिया, मतलब कि मुर्गा लिया, और उसके पंख भी नोचने लग गए। वो मुर्गा दर्द के मारे चीखता रहा, और जब नोकते नोकते पूरे उसके पर उतर गए, उसने उसे जमीन पर छोड़ा और मुर्गे के दाने अपने दाने डालते हुए उसे बुलाने लगा, और वो जो मुर्गा था उसके पीछे दाने चुगते चुगते चलने लगा। तो वो कहने लगा ये है लोकतंत्र। पहले जो उनके चुने गए नेता होते हैं उनका शोषण करते हैं खुद काफी हद तक, और फिर अंत में उसे लुभावने लालच देकर फिर से अपनी सरकार बना लेते हैं। ऐसा कहा गया था हिटलर द्वारा, ठीक है। तो वर्तमान समय में भी आप देखेंगे गाँव के चुनावों में जब किसी को चुना लिया जाता है, क्या पहले ऐसा होता था कई बार कि कोई चुना हुआ नेता मंत्री पूरी साल भर काम नहीं करता, पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है, काम नहीं करेगा 4 साल तक, मगर लास्ट के महीनों में वो क्या काम करेगा, चुनाव के समय के दौरान शराब बंटवाना काम होता है गाँवों में जैसे कि, और ऐसे ऐसे काम करके अपनी सरकार फिर से बना लेता है। और जो वहाँ के बेकार लोग जो पीने खाने वाले जिन्हें शराब की लत है वो उसे वोट दे देते हैं, और उस चक्कर में बेचारे जो 2-4 वहाँ पर सही परिवार होते हैं उनका भी जीना उस माहौल में परेशानी होती है उन्हें फिर, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा मान्य होती है। अब प्रजातंत्र लोकतंत्र ये समझिए, ये 2 प्रकार का होता है। तो है आपका भी अप्रत्यक्ष, अभी एक प्रकार ही बताऊंगा मैं, बाद में चलो दूसरा बताऊंगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष बाद में बताया जाएगा प्रोग्राम से। भारत में अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अच्छा, लोकतंत्र बुरी व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है मेरी नजरों में भी, मगर ये वही अच्छी व्यवस्था है जहां पर उसकी जो जनता है वो पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, ठीक है। जहां पर एक ही संस्कृति के लोग हों एक हिसाब से, या फिर संस्कृति के लोग अलग अलग भी हों मगर वो अपने सबसे ऊपर राष्ट्रीयता को रखें, धार्मिक मुद्दों पर वोट ना दें, वे भारतीय होने के हिसाब से वोट दें या फिर हिंदू या मुस्लिम होने के हिसाब से वोट ना दें, तो वही सबसे अच्छी क्या होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। बहुत सी जगह आपने देखा कि सरकार धार्मिक मुद्दों पर सरकार बनाती है, कई जगह पे लड़ाती है कई बार सरकार, ठीक है। तो ये चीज़ें लोकतंत्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसके लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं ये चीज़ें। और वहाँ के लोग एजुकेटेड हों, उन्हें सब कुछ पता हो कि देश के लिए क्या चल रहा है, जीडीपी का क्या हाल क्या है,
और भी सब चीज़ों का हल क्या है, या फिर वहाँ को बस मिलने वाले फ्री राशन से मतलब ना हो वहाँ की सरकार को, या धार्मिक चीज़ों से मतलब ना हो, ना तो देश का नाश हो जाएगा पूरे का, ठीक है। तो जनता पूरी तरह से पढ़ी लिखी हो तो फिर लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है, मेरे को भी सबसे ज़्यादा पसंद है लोकतंत्र, ठीक है। कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी होती है, अपना राज होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, यहाँ पर जो जनता के पास है वो सरकार को चुनने की शक्ति तो होती है, मगर यदि उनके द्वारा चुना गया व्यक्ति अपने वादों को पूरा नहीं कर पाता है दिए गए समय के भीतर, मान लीजिए 5 समय के लिए चुना आपने और कोई व्यक्ति बैठा दिया, 5 साल के लिए चुना आपने, कोई व्यक्ति बैठा दिया, मगर उसने 6 महीने तक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, तो यहाँ पे सबसे बड़ी उनके पास में शक्ति होती है राइट टू रिकॉल, पुनः वापसी बुलाने का अधिकार। तो सरकार उसके वापसी बुला सकती है, जनता जो है सरकार को गिरा सकती है, हाथों हाथ वापसी बुला सकती है, उसे दूसरे व्यक्ति को बैठा सकती है अन्य को। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है हमें वर्तमान समय स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। कम आबादी वाला बेचारा हिसाब किताब है, फोन से ही हो जाते हैं उनके आधे से ज़्यादा काम तो चुनाव संबंधी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे ज़्यादा पावरफुल कह सकते थे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल, पुनः वापसी का। यदि कोई व्यक्ति आपने चुना है, सरकार को आपने चुना और वो अपने काम करने में असक्षम रही हो, तो आप उससे पुनः वापसी बुला सकते हैं, ठीक है जी। ये इसके पास सबसे बड़ी शक्ति होती है। दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अब अप्रत्यक्ष के अंदर भी 2 प्रकार का लोकतंत्र पाया था, एक संसदनात्मक और एक अध्यक्षात्मक, ठीक है जी। जैसे कि कुछ संसद में प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वे भेज जाते हैं, मगर उसमें निश्चित समय होता है, कितने समय के अंदर उन्हें काम करना होगा। तो इतना समझे भी हमने भी तो फिलहाल में। चलिए जी अगला देखिए आप जरा। अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, मैंने आपको थोड़ा सा बस अब संसदनात्मक शासन प्रणाली और अध्यात्मक शासन प्रणाली, ये हालांकि पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, आगे चल के पूरी तरह से, मगर फिर भी अभी समझ लीजिए थोड़ा सा, बस थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा चीज़ों को क्लियर कर लेंगे हम। जो संसदनात्मक शासन प्रणाली है पहली वाली, इसके अंतर्गत हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजते हैं। प्रतिनिधि को चुनकर मतलब कि चुनाव जिताकर संसद में भेजते हैं और वो कारोबार समझता है, कारोबार वहाँ का संभालता है, ठीक है जी। ये होती है। इसमें जो 2 तरह के लोग होते हैं, देखिए राष्ट्रपति समझिए का हिसाब से आप, एक समझिए आप प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर जो वास्तविक शक्तियों का प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है संसदनात्मक में। वहीं बात करते हैं अध्यक्षात्मक में, तो वहाँ पर राष्ट्रपति के पास में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ पाई जाती है, जैसे अमेरिका, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम आगे चल के पूरा डीपली पढ़ लेंगे डिटेल से। अब जो अगला है आपका केंद्र व राज्य के बीच संबंध, तो यहाँ 2 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, एकात्मक और संघात्मक। कल मैंने पिछले टर्म में क्लियर कर दिया था कि एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है, तो मेरे ख्याल से सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखते हैं।